हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो हमने जीके के 1000 क्वेश्चंस का सीरीज़ शुरू किया है, यह उसका 5वां भाग है। और इसके जो पहले के भाग हैं उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, लोहे में बहुत जल्दी जंग कहाँ लगती है? तो लोहे में ये जंग लगती क्यों है? लोहे में बहुत जल्दी जंग कहाँ लगती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्री जल में लोहे में सबसे जल्दी जंग लगती है। अब जंग लगती क्यों है? तो जब लोहा जल और हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो इसके कारण जंग लगता है। ठीक है, और यह जो जंग लगना है एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है। सवाल यह भी आता है कि जंग लगने के बाद लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहा का भार जो है वह बढ़ जाता है जंग लगने के बाद। और जंग लगने के बाद जो भूरी पदार्थ लोहे पर जम जाती है वह कौन सी होती है? तो वह होती है फेरिक ऑक्साइड। अगला सवाल देखते हैं, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है वह वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो दर यानी कि रिवर्स रेपो रेट पर रिजर्व बैंक जो है वह कमर्शियल बैंक से पैसे उधार लेता है। अब आप इसको सरल भाषा में समझें। ठीक है, होता क्या है कि जब वाणिज्य बैंकों के पास दिन भर की लेन देन के बाद कोई बड़ी सी रकम बच जाती है तो वह इस पैसे को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, और रिजर्व बैंक जो है वह इस पैसे पर ब्याज देती है और इसी दर को, ब्याज की दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अब सवाल यह भी आता है कि रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट वह दर होता है जिस पर कि वाणिज्यिक बैंक जो है, कमर्शियल बैंक, वह आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था किस देश के द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन है सोवियत यूनियन के द्वारा विश्व का जो पहला उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह, वह छोड़ा गया था। कब? तो अक्टूबर 1957 ईस्वी को। ठीक है, और यह जो उपग्रह था इसका नाम था स्पुतनिक प्रथम। अगला सवाल देखें, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में आने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl, उसके साथ में सूखी बर्फ यानी कि ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgL, ये तीनों जो हैं इनका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो ये जो नाना साहिब थे यह पेशवा बाजीराव द्वितीय के एडॉप्टेड सन थे और इनका दूसरा नाम था धोंधू पंत। ठीक है, और 1857 की जो विद्रोह हुई थी कानपुर में, उसका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन भारत का सह राज्य था और बाद में पूर्ण राज्य बना? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम जो था वह भारत का पहले सह राज्य था, लेकिन संविधान में 36वां संशोधन हुआ था 1975 ईस्वी में और उसके बाद यह भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, अगला सवाल देखें, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है मसूलीपट्टनम जो है, इसी को डचों के द्वारा सबसे पहली बार अपना उपनिवेश बनाया गया 1605 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गामा किरणों से सबसे ज़्यादा जैविक क्षति होती है। ऐसा इसलिए होता है कि यह जो गामा किरण है इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका विकिरण भी सबसे ज़्यादा होता है और विकिरण ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा जैविक क्षति भी होती है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वह राज्यों का संघ होगा। और अगर पूछे कि किस भाग में कहा गया है तो भाग 1 में। ठीक है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 है, उसी में कहा गया है भारत को इंडिया।
अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रक्टोज जो है वह सबसे मीठी शर्करा है। यह जो फ्रक्टोज शर्करा है यह फलों में पाई जाती है, तो इसी के कारण इसे फल शर्करा भी कहा जाता है और यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंग कहा जाता है जैन साहित्य को। ऑप्शन ए में जो त्रिपिटक दिया है तो यह बौद्ध साहित्य है। ठीक है, अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, ये जो सिंधु नदी है यह तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है, उसी के पास से निकलती है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। यह जो स्टेथोस्कोप है इसका इस्तेमाल डॉक्टरों द्वारा किया जाता है मरीजों के हृदय की धड़कन को सुनने के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखें, किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी वह देश है जहां पर कि वित्त विधेयक जो है वह ऊपरी सदन में पेश होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप जान लें कि पसलियां जो होती हैं उनकी संख्या कितनी होती हैं। तो पसलियां कुल 12 जोड़ी होती हैं, यानी कि संख्या हम पूछे तो 24 पसलियां होती हैं और यह जुड़ी होती हैं एस्टर्नम से, तो एस्टर्नम राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुपयक कहा जाता था गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे, और गुप्त काल में जो सोने के सिक्के होते थे उसे दिनार कहते थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन सा है? तो सबसे पहले जाने कि यह इंसुलेटर होता क्या है। तो इंसुलेटर वह पदार्थ होता है जिस पर कि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे होकर विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें कांच जो है वह सबसे अच्छा इंसुलेटर है। अगला सवाल देखें, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वित्त विधेयक के द्वारा जो सरकार है 1 वर्ष तक का राजस्व एकत्र इसी के माध्यम से करती है। अगला सवाल देखते हैं, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा जो है इसकी समुद्र तटीय सीमा जो है वह सबसे छोटी है 101 किलोमीटर। और किस राज्य की सबसे ज़्यादा है? तो वह है गुजरात और उसकी जो समुद्र तटीय सीमा है वह है 1214.7 किलोमीटर। अब सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि भारत की जो कुल समुद्र तटीय सीमा है वह कितनी है? तो वह है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनैतिक गतिविधियों का प्रारंभ किस जगह से किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंपारण में 1917 ईस्वी में उन्होंने चंपारण आंदोलन किया था और वहीं से वे भारत की राजनीति में उन्होंने प्रवेश लिया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है कोशिका के अंदर उसी को कोशिका की अचल संपत्ति माना जाता है। और यह जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी खोज की गई थी फ्रेडरिक मिसर के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल से अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह जो हैं वह अलग अलग होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो सबसे पहले आप समझें कि अपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। तो अपेक्षिक आर्द्रता में किसी निश्चित ताप पर और निश्चित आयतन वाली जो हवा है उसकी अत्यधिक नमी धारण करने की जो क्षमता होती है और उसमें जो मौजूद नमी की वास्तविक मात्रा होती है
तो इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं अपेक्षिक आर्द्रता, और यह जो अपेक्षिक आर्द्रता है इससे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यह अरुंधति राय की पहली पुस्तक है। यह प्रकाशित हुई थी 1997 ईस्वी में, और इसके लिए इन्हें 1997 में ही बुकर प्राइज भी मिला था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 0, यानी कि 1 भी नहीं होती है। ऐसा इसलिए कि जो बैक्टीरिया होता है यानी जीवाणु होता है वह एक तरह का प्रोकैरियोटिक जीव होता है। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।